गुड इवनिंग बच्चों आप लोगों ने पिछले क्लास में पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। आप लोग समझ गए होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन मैंने समझाया है। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। हमें पदार्थ को अलग अलग यानी वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। हर वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। क्या हैं? अलग हैं। इन वस्तुओं को की अलग अलग होते हुए भी क्या इसमें कोई समानता दिखाई देती है? अगर आपको समानता दिखाई देती है तो कमेंट करके बता दीजिए। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जब हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तब उस क्रिया को कहते हैं वर्गीकरण। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक वर्गीकरण। जब पदार्थ की उसकी बनावट के आधार पर अलग किया जाता है, उसकी बाहरी बनावट के आधार पर जब अलग किया जाता है तो उस वर्गीकरण को हम क्या नाम देते हैं? भौतिक वर्गीकरण नाम देते हैं। क्या देते हैं? भौतिक वर्गीकरण। बच्चों जब हम पदार्थ की आंतरिक बनावट के आधार पर अलग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उस वर्गीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में विभाजित किया जाता है तथा रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। बच्चों अब आप लोग पढ़ेंगे विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। अब पदार्थ को उसकी लक्षण के, उनके गुण के आधार पर बांटेंगे। तो पहला लक्षण कौन सा है? पदार्थ की अवस्था के आधार पर। अब पदार्थ को हम उसकी अवस्था के आधार पर बांटेंगे। बच्चों आप लोगों ने नारियल का तेल देखा होगा और लगाया भी होगा, लगाते भी होंगे। और क्या होता है? जाड़े के मौसम में जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। जिस भी बर्तन में रखा होता है, डिब्बे में रखा होता है, उसमें ठोस बन जाता है और गर्मी के मौसम में तरल में बदल जाता है। और आप लोगों ने मोम को देखा होगा। मोम क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम द्रव को मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। मोम को जब हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम जल का हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। कभी कभी हम बर्फ के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और जल जो है द्रव रूप है और जलवाष्प गैस के रूप में देखते हैं। हम जल को कितने रूपों में देखते हैं? 3 रूप में देखते हैं। बर्फ, जल और जलवाष्प के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? बच्चों अब आप लोग पदार्थ की पहली अवस्था ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस। बच्चों आपको कांच की गोली लेना है, कांच निकालना है। एक थैले में से आपको कांच की गोली को निकालना है और हाथ में ले लेना है। फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट होता है ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठोस वस्तु को आप चाहे जहाँ रखें, चाहे जिस स्थान पर रखें, उसकी आकृति, आकार, आयतन में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है।
बच्चों, आप लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं ठोस के रूप में उपयोग करते हैं। उनका आकृति, आकार, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, बदलता नहीं है। जैसे गोली का एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देखा, उसका आकृति आकार नहीं बदल रहा है, उसको कहीं भी रख रहे हैं। उसी तरह जैसे ग्लास हो गया, चम्मच हो गया, ये सब क्या है? ठोस हैं। इनका आकृति आकार बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जो ठोस होता है वह क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वे कण एक दूसरे से जब सटे होते हैं, उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। ठोस के कण एक दूसरे से इतना ज़्यादा सटे होते हैं कि वो घूम नहीं पाते हैं, एकदम स्थिर रहते हैं। इसलिए उनका आकृति और आकार निश्चित होता है। बच्चों, अब पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको एक एक गिलास पानी लेना है। क्या लेना है? एक गिलास पानी लेना है। उसके बाद इस पानी को आपको किसी अन्य बर्तन में रखना है, एक छोटे कप में रखना है। तो आप देखते हैं, जब पानी गिलास में था तो वो गिलास के रूप का दिखाई दे रहा था। जब आपने उसको कप में रखा तो किसके आकार का दिखाई देने लगा? कप के आकार का दिखाई देने लगा। इससे क्या सिद्ध होता है? द्रव को जब भी किसी बर्तन में रखा जाता है, उस बर्तन का आकार ले लेता है। तो आप कह सकते हैं द्रव का आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसका क्या होता है? आकृति बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जो द्रव होता है उनके अणुओं के मध्य जो दूरी होती है वह ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए उसकी आकृति क्या होती है? बदलती रहती है। जिस भी बर्तन में रखा जाता है, उस बर्तन का आकार द्रव ले लेता है। उसका आकार बदलता रहता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठोस और द्रव समझ गए होंगे। बच्चों, इसके बाद पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आप घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा। इनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होती है, बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो गैस है, इनके अणुओं के मध्य जो दूरी होती है ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। इनमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है। अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। अणुओं के मध्य जो बल लगता है बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए इनका आकृति और आयतन अनिश्चित होता है। इसलिए किसी भी दिशा में घूम जाते हैं। आई होप आप लोग ठोस द्रव गैस समझ गए होंगे। बच्चों, पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। बच्चों, अब पदार्थ को हम जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।